नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा से होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2019 पारित। विधेयक में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि मौजूदा 1 साल से बढ़ाकर 2 साल करने का प्रावधान। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ने कहा कि परिषद के पुनर्गठन से होम्योपैथी कॉलेजों और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में होगा सुधार। लोकसभा ने 27 जून को बिल को दी थी मंजूरी। लोकसभा से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन बिल 2019 पारित। विधेयक में एमसीआई के कार्यों को 2 साल के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को सौंपने और परिषद के पुनर्गठन का प्रस्ताव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ओर से उठाए गए कदमों से व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के साथ साथ काउंसिल के खिलाफ होने वाले मुकदमों में आई कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों से संसदीय चर्चा में भागीदारी पर दिया जोर। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा, पार्टी के किसी भी सदस्य की ओर से अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। वाराणसी से 6 जुलाई को करेंगे बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत। हर बूथ पर 5 पेड़ लगाने के दिए निर्देश। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश। मुंबई, कल्याण और पुणे में दीवार गिरने की अलग अलग घटनाओं में 27 लोगों की मौत। सड़क, रेल और हवाई सेवाओं पर असर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। और भारत को अमेरिकी सीनेट से नाटो सहयोगी देश जैसा दर्जा मिलने का विधेयक पारित। अमेरिका से रक्षा सौदों और संवेदनशील तकनीक मिलने में होगा फायदा। अमेरिका के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में पास होने के बाद बनेगा कानून। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा से भी होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिल गई। बिल में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि मौजूदा 1 साल से बढ़ाकर 2 साल होगी। संसद की मंजूरी के बाद ये विधेयक अध्यादेश की जगह लेगा। आयुष मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ने कहा कि इससे होम्योपैथी कॉलेजों और इसकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2019 के जरिए होम्योपैथी की शिक्षा गुणवत्ता बढ़ेगी और ये भी बताया कि इसमें भ्रष्टाचार को रोकने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही काउंसिल को चलाने के लिए नए बोर्ड ऑफ गवर्नर की जरूरत थी। जब तक स्टेट का रजिस्टर, डॉक्टर का रजिस्टर नहीं बनता, तब तक हम कहाँ कितने डॉक्टर, इसके मुताबिक हम वहाँ काउंसिल के मेंबर की संख्या उनको देते हैं। तो इसलिए जब तक राज्यों से रजिस्टर नहीं आया, हम उनको बार बार, हमें उसके कम्युनिकेशन मिलते हैं, बार बार उनको बता देते तुरंत अपना रजिस्टर भेज दो, ताकि हमें इलेक्शन लेना है, जल्दी लेना है। और आप जानते हैं दूसरा रीज़न तो ये, वो कई राज्यों ने सपोर्ट किया, कई राज्यों का आ गया, कई राज्यों ने कहा कि हम थोड़े देर के बाद दे देंगे, ताकि हम इलेक्शन उस साल कर नहीं पाए। इसलिए हम फिर आपके पास आए हुए हैं। ये क्या नया अमेंडमेंट नहीं है, एक बार अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन खाली 1 साल की अवधि हमें ज़्यादा दे, ताकि हम ये पूरा प्रोसेस जो हो कंप्लीट कर पाए। और इससे पहले कई सांसदों ने विधेयक पर सदन में हुई चर्चा में हिस्सा लिया। कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार अपने हाथ में शासक मंडल के जरिए होम्योपैथी परिषद का संचालन लेना चाहती है और अध्यादेश को जारी करने पर भी सवाल उठाए। ब्रिज कोर्स के जरिए होम्योपैथी डॉक्टरों को एलोपैथी प्रैक्टिस की इजाजत पर भी आपत्ति जताई। सरकार सीधे होम्योपैथी काउंसिल को सुपरसीड करते हुए, उनको बाईपास करते हुए सीधे ये कार्य अपने हाथ में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के माध्यम से लिया है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह से उचित नहीं है।
वो अब भी वही स्थिति है. You had to supersede it because of corruption, but corruption still prevails. You will have to look into it. You will have to monitor it. क्योंकि अगर जैसे का तैसा मामला बना रहा तो फिर कोई उसका लाभ नहीं हो सकता. मंत्री जी जो है वो पूरी तरह से इसके लिए काम में जुटे हुए हैं और मुझे लगता है कि इस तरीके से ही ये काम हो पाएगा ताकि अच्छी एक कमेटी बने और जिसमें डेफिनेटली होम्योपैथी डॉक्टर्स जो हैं उनका भी से रहना चाहिए. उनका कहना भी क्या है और एजुकेशन किस तरीके से होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन कैसे रहना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिटेशन किस तरीके से हो, इसलिए उसके ऊपर एडवाइजरी बोर्ड भी है. Instead of improving this homeopath system, they are trying to run a bridge course by the process of which homeopaths, Ayurveds, they are allowed to practice modern medicine and then they neither become homeopaths nor become allopaths. In MP, there are 24 colleges, homeopathy colleges, only one is government run. In Gujarat, there are 31 homeopathy colleges, only again one is run by the government. So we have to make sure that government gives in a better financial outlay to make sure that the government runs these homeopathy colleges in more numbers, and secondly, research happens also at these institutes. उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण से जुड़े विधेयक को आज राज्यसभा में पेश किया गया. विधेयक को संसद से मंजूरी के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में करीब 7,000 भर्तियां की जा सकेंगी. अभी तक इसके लिए अध्यादेश लागू था. सरकार ने इसे सामाजिक न्याय करार दिया है. शुरुआत में सीपीआईएम के इलामारम करीम ने विधेयक से संबंधित अध्यादेश पर परिनियत संकल्प पेश किया. What was the exigency or emergency in bringing such an ordinance all of a sudden? Why don't you remember this poor section earlier? Just before bringing such an ordinance is clearly undermining the propriety of the House. It is against the democracy, the spirit of the democracy, against the spirit of the Constitution. So I oppose this point. और इसके तुरंत बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया. विधेयक से जुड़ी चर्चा में कई दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया. कांग्रेस की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए पीएल पुनिया ने कहा कि अभी भी आरक्षण की व्यवस्था के तहत भर्तियां नहीं पूरी की जा रही हैं. 13 पॉइंट रोस्टर के जगह 200 पॉइंट रोस्टर इससे लागू होगा. ये भी मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको खुलासा करें, क्योंकि इसमें रोस्टर पॉइंट्स का कौन सी रोस्टर प्रणाली लागू होगी उसका उल्लेख नहीं है. तो इसका आदेश किस प्रकार शीघ्र जारी करेंगे उसका भी मैं समझता हूं कि उल्लेख करना चाहिए. जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनके प्रवेश और संकाय की नियुक्तियों में आरक्षण की दृष्टि से लाभ मिले, यह पूरी तरह से संविधान के मूल भावना के अनुरूप है. आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको 10% आरक्षण की दृष्टि से संकाय की नियुक्ति के लिए 717 करोड़ 717.83 करोड़ 0.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई है. Poor students are not able to go to the tuition centers by making the payment of heavy in lakhs and lakhs. The private institutions are collecting lakhs and lakhs because of the NEET enforcement in Tamil Nadu. So we must take the ground reality. The poor candidates are really doing very well. There is a pressure among the poor to do very well in the examinations, and they are having a strong desire to come up in their life. हालांकि इस विधेयक पर आज चर्चा पूरी नहीं हो सकी. आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा विधेयक से संबंधित अपने संबोधन को कल भी जारी रखेंगे. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान शिक्षक के काडर में आरक्षण विधेयक 2019 के जरिए उच्च शिक्षण संस्थानों में सीधी भर्ती में विभागवार आरक्षण की बजाय संस्थान को इकाई मानने और 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली लागू करने का प्रावधान है.
राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों और मंत्रियों को सदन की प्रक्रिया को लेकर कई सुझाव भी दिए। सभापति ने कहा कि सदन की कार्यवाही के दौरान प्रक्रिया का पालन किया जाए। इसके अलावा उन्होंने सदस्यों को सदन के नियमों की जानकारी के लिए रूल बुक पढ़ने और सदन में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की भी सलाह दी। 11 o'clock the house starts. I suggest to all the members, I am repeating the suggestion, that everyone need to be there in their seat before the chairman arrives. So we have to follow that practice. And then anybody who has got some urgent work with the minister, they are supposed to talk to the minister after the house is over. Not to cross from this side to that side and then disturb the minister, disturb the house also. This also has to be followed. The third thing is ministers also, after completing their work, they want to leave or they may want to go to other house. They are at liberty to go. But while going, they need not stand in the aisles and then talk to the members, because members normally try to stop them. That is not the place for any discussion or any chatting, etc. These things should be followed because, as I told you the other day also, the entire proceedings are live telecast. People are nowadays watching everything very, very closely and very carefully. So this has to be followed by one and all. And secondly, when it comes to the question of 0-hour submission, 0-hour submission, you are supposed to make submission orally. You are not supposed to read. And special mention, you are supposed to read. Some members are doing opposite. 0-hour, they are reading. And then special mention, they are speaking. So this practice, some of you may not be familiar with the rules or precedents also. I suggest that all members should go through the rules book also once, so that they get familiarized. And also the best education, according to me, how I got educated in parliamentary practices, legislative practices, to sit in the house for maximum time and observe what the others are doing, how they are making presentation. That will really help us. That will really help us to evaluate. वहीं लोकसभा में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक को भी चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। साथ ही इस पर लाए गए सभी संशोधन प्रस्ताव सदन में पारित नहीं हो सके। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि मेडिकल काउंसिल की भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए इंडियन मेडिकल काउंसिल संशोधन विधेयक लाया गया। उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ओर से उठाए गए कदमों से व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के साथ साथ काउंसिल के खिलाफ होने वाले मुकदमों में कमी आई है ये बताया। और बिल में प्रावधान है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के कार्यों को 2 वर्षों के लिए एक बोर्ड को सौंप दिया जाए और इस दौरान परिषद का पुनर्गठन किया जाए। संसद से मंजूरी मिलने के बाद ये विधेयक इस बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन दूसरा अध्यादेश 2019 की जगह लेगा। क्या वो जो उनको जिस काम के लिए जिम्मेदारी दी गई है एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग को करने के लिए, क्या वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस का इंस्पेक्शन अत्यंत संवेदनशील मुद्दा था। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का उपयोग करते हुए असेसर्स इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति रैंडमाइज तरीके से कर दी गई है, जिससे इंस्पेक्शन पारदर्शी हो रहा है। यानी डिजिटल तरीके से कहां पर इंस्पेक्शन होना है उसको कंप्यूटर से निकाला जाता है। मैंने सिर्फ आपको एक ग्रॉस आइडिया देने की कोशिश की है। इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप अभी अल्टीमेटली द गवर्नमेंट विल come with the medical commission bill, which will be far more detailed and which will have a lot more of, you can say, remedies for the problems that we have faced over the last 50, 60, 70 years. और सरकार की इंटेंशन बिल्कुल पवित्र है और सात्विक है। Why you are adopting this kind of piecemeal approach? Why? Why you are not adopting the way for permanent solution, that is to bring a holistic and comprehensive legislation? Because आपने अगर कह रहे हैं कि परसेप्शन हमारे एमसीआई की खराब हो रहे हैं, तो जब परसेप्शन खराब हो रहे हैं तो क्वालिटी कैसे मेंटेन होगा?
अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन होगा, ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन होगा। तो आपको किसने रोका है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लाने के लिए? आप क्यों बार बार ऑर्डिनेंस, रीऑर्डिनेंस करते करते इस तरीके की आप रास्ता अपना रहे हैं? बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सभी सांसदों ने हाल के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। ये संसद के मौजूदा सत्र के दौरान पार्टी के संसदीय दल की पहली बैठक थी। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों को संसद में अच्छी संख्या में उपस्थिति के साथ संसदीय चर्चा में भागीदारी का सुझाव दिया। सांसदों ने सरकार की नीतियों से लेकर 5 जुलाई को पेश होने वाले बजट में जनता के लिए किए गए प्रावधानों के प्रचार प्रसार करने को भी कहा गया। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पार्टी के किसी भी सदस्य की ओर से अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री 6 जुलाई को बीजेपी सदस्यता अभियान की वाराणसी से शुरुआत करेंगे। उन्होंने अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं से हर बूथ में 5 पेड़ लगाने को कहा है। मेंबरशिप अभियान 6 तारीख माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी में लॉन्च करेंगे और माननीय अमित भाई शाह तेलंगाना में लॉन्च करेंगे। सभी हमारे वरिष्ठ नेता देश के कोने कोने में मेंबरशिप अभियान का लॉन्चिंग करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने ये कहा, सदन में उपस्थिति के बारे में बहुत इम्पोर्टेंस देके उन्होंने कहा और उन्होंने ये भी कहा सदन अपने आप एक विश्वविद्यालय है। सीखने के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द एनीबडी टू लर्न एंड लर्निंग हैज़ नो एंड। इसलिए आपको सदन में बैठने से बहुत फ़ायदा होने वाले है और सीखने के लिए मिलेगा और जो सीख के अचीवमेंट करेगा उनका ही रिकग्निशन होगा, सम्मान होगा। ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या 27 हो गई है। मुंबई के मलाड में दीवार गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 75 घायल लोगों में से 4 की स्थिति गंभीर है। ये दुर्घटना मलाड ईस्ट इलाके में पिंपरी पाड़ा में आज तड़के 2 बजे हुई। दीवार के मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। खोज और बचाव अभियान जारी है। एक अन्य घटना में आज तड़के 1:30 बजे नेशनल उर्दू स्कूल की दीवार झोपड़ियों पर गिर गई, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने और 1 के घायल होने की खबर है। चंडीवली में संघर्ष नगर में सड़क का एक हिस्सा धंस गया। नगर निगम ने नजदीक के मकानों में रह रहे लोगों से मकान खाली करके सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। नगर निगम के अधिकारियों और सुरक्षा बलों का एक दल घटनास्थल पर पहुंच गया है। पुणे में कल देर रात अंबे गांव क्षेत्र में एक दीवार के गिरने से 6 मजदूर मारे गए और 3 घायल हो गए। रक्षा मंत्रालय ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में शामिल फर्म लियोनार्डो पर 6 महीने के लिए और प्रतिबंध लगा दिया है। जुलाई 2014 में केंद्र सरकार ने पहली बार फर्म पर प्रतिबंध लगाया था। लियोनार्डो कंपनी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद में हुए घोटाले में जांच का सामना कर रही है। कृषि निर्यात को दोगुना करने, भारतीय किसानों और कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने के लक्ष्य वाली कृषि निर्यात नीति 2018 के अनुरूप प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में 11 से 13 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। में भारतीय सहकारी समितियों और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठनों के भाग लेने की संभावना है। इस व्यापार मेले का उद्देश्य भारत और विदेशों में कोऑपरेटिव टू कोऑपरेटिव व्यापार को बढ़ावा देना है, जिससे ग्रामीण और कृषि समृद्धि में वृद्धि हो। इस बात की जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी। जिसमें विश्व में पहली बार
इस प्रकार से एक सहकारी क्षेत्र में व्यापार मेला आयोजन करने का काम कृषि विभाग ने, अपीडा ने, सबने मिलकर जो जिम्मा उठाया है, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कृषि विभाग को, सभी अधिकारियों को जिन्होंने इसकी कल्पना की, और शुभकामनाएं देता हूं कि ये बहुत ही सफल नया प्रयास आगे चल के एक दिशा दिखाएगा देश को कैसे निर्यात में कृषि विभाग के अलग अलग उत्पादन किए हुए वस्तुओं को वैल्यू ऐड करके हम विश्व भर में भेज सकें। डिजिटल इंडिया के 4 साल पूरे होने पर भारतीय डाक विभाग ने अपने ग्राहकों के लिए सुविधाओं का पिटारा खोल दिया है। भारतीय डाक की तरफ से 6 सुविधाओं का तोहफा दिया गया है, जिसमें आधार पंजीकरण से लेकर अपडेट की सुविधा दी गई है, जिसके लिए दिल्ली सर्कल में 261 डाकघरों में इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही 12 मुख्य डाकघरों में लोगों के लिए इस सुविधा का समय शाम 7 बजे तक कर दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय डाक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को अपडेट किया है, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को भी डिजिटल कर दिया है। ये पोस्टमैन ऐप, और यहाँ पे जितनी भी 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का लॉन्च किया गया था माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके पश्चात डाक विभाग ने भी अपनी सेवाओं को डिजिटलीकृत करने के दिशा में कदम उठाया गया था। आधार सेवाएं जो डाक विभाग के माध्यम से हम उपलब्ध करवा रहे हैं वो एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स में उपलब्ध होनी चाहिए। हमने अभी दिल्ली परमंडल में जो हमारे 12 प्रमुख डाकघर हैं उनमें आधार सेवाएं शाम को 7 बजे तक उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, और वर्तमान में ये सेवाएं उपलब्ध भी हो रही हैं। मोबाइल एप्लीकेशन आने के बाद जो एप्लीकेशन आया है, पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें काफ़ी सुविधा हो गई है। उसमें स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, मनी ऑर्डर अलग अलग हो गए हैं, और नंबर डालने के बाद ही अपने आप ही वो आर्टिकल खुल जाता है, और जिस जगह और टाइम सारा नोट हो जाता है और सिग्नेचर हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है इसके, और काफ़ी ऑथेंटिसिटी बढ़ गई है उसकी। वहीं 14वीं गुजरात विधानसभा के चौथे सत्र की आज से शुरुआत हुई। वित्त मंत्री नितिन पटेल ने सत्र के पहले दिन वर्ष 2019-20 के लिए 2,04,815 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 10,800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लाडली बिटिया योजना के तहत बेटी जब पहली कक्षा में पहुंचेगी तब 2 लाख से कम आय वाले परिवार को 4,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। राजकोट एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में न्यू इंडिया मोदी 2.0 इंडिया विदेश नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेमिनार आयोजित किया गया। इसका खास मकसद भारत की नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि पिछले 5 सालों में मोदी सरकार की वजह से भारत के संबंध बाकी देशों से काफी गहरे हुए हैं। One thing which I found that over these last 5 years, India has gone up in the eyes of the world for various reasons. Whether it was the way our policies were followed, whether it was the way Modi ji brought in things which made India better, whether it was his personal chemistry with the world leaders, all combined, India has attained a different stature in the last 5 years than what it had before. भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी में और नजदीकी आने की उम्मीद है। अमेरिका की सीनेट ने एक अहम विधेयक पारित किया है, जिसके आधार पर भारत को अमेरिका के नाटो सदस्य जैसे सहयोगी का दर्जा मिल सकता है। इस तरह का दर्जा मिलने के बाद भारत को अमेरिका के संवेदनशील तकनीक मिलने में आसानी होगी। खासकर रक्षा क्षेत्र से जुड़ी उच्च तकनीक और रक्षा उपकरण लेने में भारत को अमेरिका के अनगिनत शर्तों को पूरी करने की जरूरत नहीं होगी।
सीनेट ने इसके लिए अमेरिका के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में संशोधन को पारित किया है। इसमें हिंद महासागर में खासतौर पर दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रावधान को शामिल किया गया है और खासकर मानवीय सहायता, आतंकवाद और समुद्री लुटेरों के खिलाफ सहयोग और समुद्री रक्षा क्षेत्र में सहयोग शामिल होंगे। सीनेट में इस प्रस्ताव को अमेरिकी सीनेट में भारत समर्थक समूह के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष जॉन कार्निन और मार्क वार्नर ने पेश किया। इसे पूरी तरह से कानून बनने के लिए अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी पास होना होगा। वहां भी भारत समर्थक समूह के अध्यक्ष बैड शर्मन ने इसे पेश किया है, लेकिन इस पर अभी चर्चा नहीं हुई है। इस महीने के अंदर ही वहां भी इसके पारित होने की संभावना है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के आंकड़े आज जारी कर दिए गए हैं। आईआईटी गुवाहाटी, अन्ना यूनिवर्सिटी और ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ही सिर्फ यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह बना पाए हैं। जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ही अकेला भारत का ऐसा निजी विश्वविद्यालय है जिसका फोकस सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी पर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इस साल भारतीय संस्थानों से एकमात्र नई एंट्री थी। Today, US has released the World Young Universities Ranking Report, and they have ranked all universities which are less than 50 years old. And there are 3 Indian universities which figure in that list. There are 2 public and 1 private university, and the public ones are IIT Guwahati and Anna University. And among the OP Jindal Global University is the only private university, and which is barely 10 years old, which has got into the top 150 universities which are ranked under the young universities of the world. World's very reputed ranking organization called the QS Rankings had released the rankings called the Young Universities Rankings. They essentially identified 150 universities around the world which are less than 50 years of age and ended up are being ranked for their quality and excellence. For the first time, from India, there are 3 universities in that rank among the top 150. OP Jindal Global University is the only private university in this rankings. But more importantly, we are also the youngest university in India and the youngest university in the entire world to be in the rankings. And that gives us a deep sense of satisfaction. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सलाह दी कि सभी प्रदेशों के हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट बोर्डों को ये सिफारिश जारी करने पर विचार किया जाना चाहिए कि जो शिक्षा बोर्ड अपने परिणाम ग्रेडों में जारी करते हैं उन्हें साथ ही में अंक भी जारी करने चाहिए, जिससे प्रतिशत के आधार पर विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन करने में सरलता हो। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।